दोस्तों, अपने देश में रिलीजियसनेस इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्रिटिकल थिंकिंग की तो बात छोड़िए, इवन यहाँ तक कि एक छोटा सा क्वेश्चन करना भी खतरे की बात है। एक पूरा का पूरा जो गुट है वो आपके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा कि भला आपने क्वेश्चन कैसे कर लिया, आप भला थिंक क्यों कर रहे हैं, सोच क्यों रहे हैं, आप क्यों हमारी तरह ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो रिलीजियसनेस है वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुका है। हालत तो ये है कि अब आप किसी के साथ बैठकर 2 मिनट भी किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। यानी कि ऐसा कोई डिस्कशन जिसमें आप कोई सवाल जवाब कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में आप जानना चाह रहे हो या एक नॉर्मल डिस्कशन भी कर रहे हो, तो 2 मिनट का डिस्कशन भी पॉसिबल नहीं है। ये करंट कंडीशन है। लाइक कि आप अपनी ही कंट्री के जो अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनसे रिलेटेड ही आप कोई डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं कर सकते उनके सामने, चाहे फिर वो एनवायरनमेंट के लिए हो, चाहे वो सिविक सेंस से रिलेटेड हो, चाहे अपने देश में बढ़ता हुआ जो बाबावाद है, ब्लाइंड फेथ है, सुपरस्टिशंस है, अंधविश्वास है, चमत्कार है, मिरेकल जैसी जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर आप 2 मिनट भी किसी पर्सन के साथ बैठकर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। तो रिलीजियसनेस का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो हर कहीं डे टू डे लाइफ में हमारी हर काम में इंटरफेयर करता है। तो ये अब इतना इंटरफेयर कर चुका है, इस हद तक लोगों के अंदर डोमिनेट कर चुका है कि अब आप किसी भी तरह का कोई डिस्कशन कर रहे हो जिसमें सवाल जवाब हो, लोगों की भावनाएं हर्ट होने लग जाती हैं, लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। यानी कि आप अपनी कंट्री की ही प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। चाहे धार्मिक क्रियाकलाप से निकल रहा हो, कोई नॉइस पोल्यूशन हो, या किसी भी तरीके का रिलीजन एक्टिविटी से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, तो आप वहाँ पे उसके अगेंस्ट में कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। उसके अगेंस्ट में बोलना छोड़िए, आप उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन ही नहीं कर सकते हैं। रिलीजियसनेस इस हद तक जो है लोगों के अंदर हावी हो चुका है कि वो हमारे पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है, लेकिन उस प्रॉब्लम के ऊपर आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो ऐसे डिस्कशन का पार्ट ही नहीं होना चाहते हैं जहाँ पर थिंकिंग हो रही हो, क्वेश्चन हो रहे हो, सवाल जवाब हो रहे हो। यानी कि क्वेश्चन करने को पाप के रूप में देखा जाता है। और ऐसा नहीं कि इसमें केवल अशिक्षित, अनपढ़ या फिर इलिटरेट लोग ही शामिल हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग भी शामिल हैं, जिनके साथ बैठकर आप 2 मिनट इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। उनकी भावनाएं भी हर्ट होने लग जाती हैं। अब बताइए, अपनी ही कंट्री के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। कंट्री छोड़िए, आप अपने घर, अपने समाज, अपनी सोसाइटी की ही किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। ज़रा याद करिए कि लास्ट टाइम आप कब किसके साथ बैठकर इस टाइप की चीज़ों के ऊपर या फिर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर आपने एनालिसिस या फिर डिस्कशन किया था। कब आपने लास्ट टाइम जो है जात पात, धर्म या फिर ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशंस, जो बाबा कल्ट तैयार हुआ अपने देश में, जो कि पाखंड अंधविश्वास फैला रहा है, और लोग जो इतने धर्म और रिलीजियस जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, जो इतना संघर्ष, तनाव, स्ट्रगल हो रहा है, कब लास्ट टाइम आपने किसी एजुकेटेड पर्सन के साथ बैठकर इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया था? याद करिए ज़रा। ये हालत है, ये कल्चर, ये कल्ट तैयार किया जा रहा है, ये कल्ट चल रहा है अभी 2026 में हमारे देश में, इंडिया में। बाकी देश पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस किस तरीके के इनोवेशन, डेवलपमेंट और क्या क्या कर रहे हैं, सेफ्टी पर्पज से लेकर किस किस तरीके के इनोवेशन कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में अभी आप साइंटिफिक टेम्परामेंट, क्रिटिकल थिंकिंग जैसे शब्द की बात छोड़िए, यहाँ पर तो हालात ये हैं कि आप पन्नी को डस्टबिन में डालने जैसे सिविक सेंस जैसी चीज़ों पर भी छोटा सा डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। लोगों की भावनाएं हर्ट होने लग जाती हैं कि बताइए, डस्टबिन में पन्नी को डालने के लिए थिंक कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, ये पन्नी को वास्तविकता में डस्टबिन में डालने की बात कर रहा है, ये कल्पनाओं में पन्नी को डस्टबिन में नहीं डाल रहा है। वो जो रोड में पड़ा हुआ छिलका है उसको जयकारा के माध्यम से डस्टबिन में नहीं डाल रहा है। ये कचरा की जय हो, स्वच्छता की जय हो नहीं बोल रहा है, ये एक्चुअल में रियल लाइफ में कचरा को साफ कर रहा है। लोग इससे अनकंफर्ट हो जाते हैं। ये इस टाइप का कल्ट अपने इंडिया में चल रहा है। पैदा होने के बाद से ही बच्चों के अंदर इस हद तक रिलीजियसनेस डाला जाता है, लोग खुद क्वेश्चन नहीं करते हैं और अपने बच्चों को भी क्वेश्चन करने से रोकते हैं। उनके अंदर इस हद तक रिलीजियसनेस, धर्म डाला जाता है कि उसके अंदर जो पॉसिबिलिटी हो सकती थी, थिंकिंग पॉसिबिलिटीज हो सकती थी, सोचने समझने की जो क्षमता हो सकती थी, वो होने के पहले ही खत्म हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी जो बिल्ड हो सकती थी, वो बिल्ड होने के पहले ही खत्म हो जाती है। अब वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो एक तो खुद भी वो क्वेश्चन को फेस नहीं कर पाता है, और दूसरा उसके सामने जब कोई क्वेश्चन करता है, जब कोई थिंक करता है, तो उसकी भी भावनाएं हर्ट होनी चालू हो जाती हैं। वो भी एग्रेसिव हो जाता है, तो वो भी उस टाइप के एनवायरनमेंट को फेस नहीं कर पाता है, वो भी ऐसे किसी डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है।
जबकि उस बच्चे को पता भी नहीं है कि भावनाएं कहाँ से आ रही हैं। उसकी कोई क्रिएशन ही नहीं है इसमें, बस उसके अंदर डाल दिया गया है। अब देखिए, रिलीजियस, जहाँ पे रिलीजियस ज़्यादा हावी होता है, उन घरों की जो पेरेंटिंग होती है, उनको ज्ञान ऐसा दिया जाता है कि बच्चों को तो पता होता है कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, मून एक्लिप्स कैसे होता है, सूर्य ग्रहण कैसे होता है। उनको ये मालूम होता है कि राहु और केतु आते हैं, तो जो राहु होता है उसमें से अपना रिवेंज, अपना बदला लेने के लिए मून को निगल लेता है। अब ये रिलीजियस स्टोरी चलती है, लेकिन उस बच्चे को इवन ये भी नहीं पता है कि अर्थ क्या है, सूर्य क्या है, मून क्या है, प्लैनेट्स क्या है, ये जो ग्रहण है वो क्या होता है। अब आप उस बच्चे को जो एक्चुअल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, जो एक्चुअल ट्रुथ है, वो भी नहीं बता सकते हैं। जो वाकई में ग्रहण कैसे पड़ता है, जो मून एक्लिप्स कैसे होता है, बच्चे को आप वो भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एक जो पूरा का पूरा गुट है जिसने उसको बताया हुआ है कि बेटा राहु केतु चंद्रमा को ग्रहण कर लेते हैं, निगल लेते हैं, उस पूरे ग्रुप की ही भावनाएं हर्ट हो जाएंगी। यानी कि आप बच्चों को रियल एजुकेशन भी नहीं दे सकते हैं। धर्म और रिलीजियसनेस इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुका है, इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर चुका है कि अब आप बच्चों को किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की जो एक्चुअल ट्रुथ और रियल एक्सप्लेनेशन है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हैं, उसको बता ही नहीं सकते। अब बताइए, इस टाइप का जो है माहौल है अपने देश में, ये इतना प्रॉब्लमेटिक माहौल और इतना प्रॉब्लमेटिक जो कल्ट है बन चुका है हमारे देश में। लोगों को ऐसा लग रहा है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट या फिर क्रिटिकल थिंकिंग जैसे जब आप वर्ड यूज़ करते हैं तो ये कोई फैशन की बात हो रही है। साइंटिफिक टेम्पर है, क्रिटिकल थिंकिंग है, क्वेश्चन करना, थिंक करना, ये कोई फैशन चल गया है। नहीं, ये फैशन नहीं है, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। ये जीवन जीने का एक तरीका है। और देखिए, जैसे कि कहा जाता है कि जो रिलीजियस कंट्रीज होती हैं वो हमेशा पीछे रह जाती हैं, वो कभी ग्रो नहीं कर पाती हैं, और जो नॉन रिलीजियस कंट्रीज हैं वो हमेशा डेवलप करती हैं, ग्रो करती हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका कारण ये है कि जिस भी कंट्री में जो नॉन रिलीजियस कंट्रीज है, जहाँ पे धर्म का बोला वाला नहीं है, वहाँ पे लोग रिलीजन को और वास्तविकता को ऊंचा रखते हैं। लेकिन जो रिलीजियस कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे रिलीजन का प्रकोप ज़्यादा होता है लोगों में, वो लोग बिलीफ को, अपने कल्पनाओं, मान्यताओं को, फेथ को सबसे ऊंचा रखते हैं और वास्तविकता को, रियलिज्म को सबसे नीचे रखते हैं। इसलिए जो रिलीजियस कंट्रीज है वो कभी ग्रो नहीं कर पाती हैं। अब जैसे कहा जाता है कि पर्टिकुलर फलाना कंट्री ग्रो नहीं कर पा रही है या ग्रो कर रही है, तो ये कैसे अनुमान लगाया जाता है? उस पर्टिकुलर कंट्री के कंडीशन देख के, उसका डेवलपमेंट देख के, चाहे उस कंट्री के अंदर का एजुकेशन हो, एनवायरनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कि वो पर्टिकुलर कंट्री ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है। अब जो रिलीजियस कंट्रीज होती हैं, जहाँ पे धर्म का बोला वाला, जहाँ पे धर्म का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उन कंट्रीज में कल्पनाओं को, मान्यताओं को, बिलीफ को, फेथ को सबसे ऊंचा रखा जाता है। रियलिज्म और वास्तविकता को सम्मान ही नहीं दिया जाता है। और जो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो देश में किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कंट्री ग्रो करेगी, डेवलप करेगी? वो एजुकेशन फील्ड में होगा, मेडिकल फील्ड में होगा, लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी है उसमें होगा, सेफ्टी पर्पज से होगा, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, इसलिए होती है। और ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको सॉल्व करने के लिए तो हमको क्वेश्चन करना पड़ेगा, थिंक करना पड़ेगा। अब जब अपने देश में क्वेश्चन करने को ही पाप से जोड़ा जाता है, तो भला इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे? फिर कैसे ओवरऑल हमारी कंट्री ग्रो कर पाएगी? तो ये कारण है कि रिलीजियस कंट्रीज कभी ग्रो नहीं कर पाती हैं। देखिए, जो रिलीजन होता है, तो जो धर्म है, जात पात है, बिलीफ है, ये सब हमारी कल्पनाओं में होते हैं। लेकिन इसके कारण जो हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो हम रियल लाइफ में करते हैं, जिसमें कि हमारा टाइम, हमारी एनर्जी, हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं, हम इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि हम अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा टाइम इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके पीछे कोई रीज़न या कोई कॉज होता ही नहीं है, जो कि बस केवल हमारी कल्पनाओं में है, हमारी ईगो में है, हमारी बिलीफ में है। और इसके पीछे कोई रीज़न कॉज तो होता नहीं है, बट इससे जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स ही ऐसे हैं जिसपे आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, जिन्हें आप सवाल जवाब ही नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन करने को पाप से जोड़ दिया जाता है। इसलिए आज तक इन सारी चीज़ों का कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल पाया है। देखिए, आप उठा के देख लीजिए कि करंट टाइम पे हमारे देश में ये जो संघर्ष और तनाव है, किस चीज़ को लेके हो रहा है? 90% संघर्ष और तनाव करंट टाइम पे इन्हीं सारी चीज़ों को लेके ही हो रहा है। रिलीजन, धर्म और जात पात को लेके ही हो रहा है, अपने अपने भगवान, अपने अपने गॉड को लेके हो रहा है, अपने अपने बिलीव्स को लेके हो रहा है। जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, उस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और जो एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर एक्चुअल में थिंक करना चाहिए, जहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए,
उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि जो धार्मिक कल्ट जो चल रहा है, जो ये रिलीजियसनेस है, अपने देश में इतना ज़्यादा हावी हो चुका है कि जो अपने देश के अंदर की जो रियल प्रॉब्लम्स हैं उनको इग्नोर करके, उनको छोड़ के अपना 90% जो एनर्जी है, 90% जो एनर्जी और टाइम है उस चीज़ पर इन्वेस्ट किया जा रहा है, उस चीज़ पर लगाया जा रहा है जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक एजुकेशन है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, सड़कों में अभी भी गड्ढे हुए पड़े हैं, लोगों के मर्डर हो रहे हैं जात पात धर्म के नाम पे, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है। ये जो हमारे देश में बढ़ता हुआ जो बाबावाद है, ये जो बाबा कल्ट तैयार हो चुका है, ये जो पाखंडवाद तैयार हो चुका है, ये जो ब्लाइंड फेथ सुपरस्टिशन, चमत्कार जैसी चीज़ें जो पनप रही हैं, इतने बड़े स्तर पर ऑफिशियली एक अथॉरिटी के बेस पे एग्जिस्ट कर रही हैं। आए दिन कोई ना कोई नया भाव पैदा हो जाता है जो कि फिर आपके पूर्व जन्म, पश्चिम जन्म, उत्तर जन्म और दक्षिण जन्म की जो है बातें करता है, लेकिन इस जन्म की बातें नहीं करता है। ये इतनी सारी बेफिजूल की चीज़ें हमारे देश में हो रही हैं, लोगों को इससे मतलब नहीं है, लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लोगों को मतलब है कि हम कैसे अपने जो हमारा फेथ है उसको कैसे बड़ा कर पाएँ, जो हमारा बिलीफ है उसको हम कैसे और बड़ा कर पाएँ। बाकी रिलीजन से कोई मतलब ही नहीं है कि रियल लाइफ में, एग्जिस्टेंस में, जहाँ उनका जीवन ही पनप रहा है, उस लाइफ में क्या हो रहा है, उस कंट्री में क्या हो रहा है, उस समाज, उस सोसाइटी में क्या हो रहा है, उस गली मोहल्ले में क्या हो रहा है, पता ही नहीं है। बच्चों की मानसिकता में क्या प्रभाव, क्या असर हो रहा है, कोई मतलब ही नहीं है। ये जो है करंट कंडीशन है हमारे देश की। देखिए बात इतनी सी है कि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, वी ऑल आर यूनिवर्सल बींग्स। हम सब इंसान ही हैं, जो कि एक्चुअल में है, जिसका प्रूफ भी है। 99.9% डीएनए मैच करता है हमारा, हम इंसानों का। इतनी सी बात अगर हम समझ गए कि वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान ही हैं, ये जो 90% बेफिजूल चीज़ों का धर्म, जात पात, भगवान के नाम का जो संघर्ष है, उसी पर्टिकुलर मूवमेंट में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बेफिजूल की चीज़ें ख़त्म जिसमें हमारे देश में लोग टाइम और अपना एनर्जी खपत कर रहे थे। सो एक जो बेसिक स्टेप है कि वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, वो अभी तक भी हम इतने हजार सालों से क्रॉस नहीं कर पाए। वी आर स्टिल ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। अभी तो हम राइट ट्रैक पर आने के लिए संघर्ष तनाव कर रहे हैं और अपना पूरा टाइम और अपनी पूरी जिंदगी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जर्नी तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई है, अभी तो राइट पाथ में आने के लिए संघर्ष तनाव चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है। और कब हम वहां पर आएंगे, फिर हमारी लाइफ इनबॉर्न होगी, इजी होगी, सिंपल होगी, फाइनली तब जाके सब बेफिजूल की चीज़ें खत्म होंगी, तब हम फिर कहीं जाके एक राहत की सांस ले पाएंगे। देन फिर कहीं जाके अब राइट ट्रैक की जर्नी स्टार्ट होगी। दैट इज द होल थिंग। देखिए मैं रिलीजियस की जो कहानी में आपको एक आसान और साधारण शब्दों में समझाता हूँ। समझिए एक पूरी सीधी रोड है और लोगों को जाना उस पॉइंट तक है, लेकिन लोग क्या करते हैं, अब पहुंचना उस पॉइंट पे है, सीधे तरीके से पहुंचा जा सकता है, बड़े ही आसानी से सीधे सीधे चलकर भी पहुंचा जा सकता है। बट लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से अलग अलग ब्रांचेस बना लेते हैं, अलग अलग रोड बना लेते हैं जो कि उस पॉइंट तक जाते ही नहीं है। फिर ये उस ब्रांचेस के थ्रू जाते हैं और फिर आगे जाकर जंगल में भटक जाते हैं। अब फिर वहाँ जंगल में भटकने के बाद फिर वो पहाड़ों से कूदते हैं, नदियों में कूदते हैं, तरह तरह के कर्तव्य करते हैं, बट बोलते हैं कि हमें उस पॉइंट तक पहुँचना है। अब कुछ तो हैं जो कि उन जंगलों में ही बस जाते हैं, फिर वो वापस ही नहीं आते हैं। अब कुछ हैं जो कि आते हैं लेकिन बहुत लंबे समय बाद आते हैं, शायद उनकी लाइफ ही खत्म हो जाती है या एंड पे होती है। अब देखिए होता क्या है ना कि जंगल बड़ा घना होता है। अब आप किसी अनजान ऐसे किसी जंगल में फंस जाएंगे, ऑब्वियसली लौट के आने में टाइम लगेगा ही। हो सकता है कि वापस ही ना आ पाए, हो सकता है कि आप किसी जानवर का शिकार हो जाए, हो सकता है कि आप भूख के मारे आपकी डेथ हो जाए, या तो प्यास के कारण मारे जाते हैं, इन्फेक्शन के कारण मारे जाते हैं, बीमारी के चलते मारे जाते हैं। अब ये जो पूरा का पूरा संघर्ष किया गया, ये जो जंगल में जाके भटकने की जो पूरी प्रक्रिया है, फिर वहां से लौटकर वापस ना आने की जो प्रक्रिया है, भूखे प्यासे जानवर का शिकार हो जाने की जो प्रक्रिया है, वो भला कैसे रोड के बी पॉइंट तक पहुंचने में मदद कर रही है, जबकि बात ही ये की जा रही है कि हमें रोड के उस पॉइंट तक पहुंचना है। तो उस पॉइंट तक पहुंचना है तो जो उसका ट्रैक है उससे ही चल के जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई बोले कि जंगल में जाके भटक कर जानवर का शिकार होने में हमारी साइकोलॉजी बनती है। देखिए साइकोलॉजी बनती है, इस पर हम नेक्स्ट किसी वीडियो में ज़रूर डिटेल में बात करेंगे, डेप्थ में बात करेंगे। लेकिन जंगल में जाकर सर्वाइव करके, जानवर का शिकार होकर, भूखे प्यासे मरकर, पहाड़ और नदियों से कूदकर, सर्वाइविंग इंस्टिंक्ट सीख कर बी पॉइंट तक नहीं पहुंचा जा सकता है।
भाई आप इस बात से समझिए कि जब आप सड़क क्रॉस करते हैं तो रोड के उस पॉइंट तक जाने के लिए, उस छोर तक जाने के लिए थोड़ी ना आप किसी दूसरे शहर में जाकर भटक जाते हैं, या किसी दूसरे शहर में जाकर आप रहने लग जाते हैं, किसी दूसरी कंट्री में निकल जाते हैं, किसी जंगल में चले जाते हैं, या फिर किसी कमरे में जाकर कैद हो जाते हैं। आपको अगर रोड ही क्रॉस करना है तो उसी रोड को ही क्रॉस करना पड़ेगा। उस रोड में जो गाड़ियाँ आएंगी उनसे बचकर आपको उस रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, ना कि किसी दूसरे शहर, किसी सिटी में जाकर आपको बसना पड़ेगा। और जो कुछ बचे कुछ चुनिंदा लोग जो पहुंचते हैं, वो उन जो संघर्ष, उन जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी जंगल में, उसको सरवाइव करके कई सालों बाद उस पॉइंट में पहुंचते हैं, जब तक कि उनकी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो चुकी होती है। अब उनके पास पहुंचने के बाद उस जर्नी को स्टार्ट करने का टाइम ही नहीं है, क्योंकि पूरा जो एनर्जी, पूरा जो टाइम था वो किसी एक जंगल में भटक कर ही इन्वेस्ट कर दिया अपनी साइकोलॉजी बनाने के लिए। वो साइकोलॉजी कहाँ पर काम की नहीं मालूम। तो ये है ओवरऑल पूरा धर्म का एक स्ट्रक्चर। देखिए, अगर देखा जाए तो रिलीजन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा एक बिलीफ में टिका हुआ है, जिसमें कि सबसे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है गॉड का कॉन्सेप्ट। यानी कि रिलीजन्स की बहुत सी अथॉरिटीज, बहुत सी परंपरा, रूल्स इसी एजम्पशन पर टिकी हुई हैं कि एक कोई डिवाइन पावर है जिसके नाम से धर्म का सिस्टम सर्वाइव कर रहा है। जिस दिन गॉड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक उसी दिन जात पात धर्म से रिलेटेड सारी बकवास चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसका जो मेन, जो बेसिक है, जिसके दम पर ये रिलीजन या फिर धर्म खड़ा हुआ है, टिका हुआ है, वो गॉड ही है। जिस दिन हम गॉड से रिलेटेड, गॉड के कॉन्सेप्ट को क्रिटिकली, लॉजिकली एग्जामिन करने लग जाएंगे, ठीक उसी दिन से ही नेचुरली धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, ऑटोमेटिक क्वेश्चन के दायरे में आने लग जाएंगी। और चूंकि इस धर्म का, इस रिलीजन का जो बेसिक सेंट्रल पॉइंट है वो गॉड ही है, इसलिए हमें गॉड का कॉन्सेप्ट भी समझना बहुत ज़रूरी है, गॉड को एग्जामिन करना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है, आखिर वो ऐसी कौन सी एंटिटी है जिसके नाम पे कितनी भी गलत चीज़ें हो रही हों, हम उस पर कभी कोई सवाल जवाब नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे गॉड का कॉन्सेप्ट जानना, समझना बहुत ज़रूरी है, उसे क्रिटिकली, लॉजिकली एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए मैं ऑलरेडी डज गॉड एग्जिस्ट पर एक वीडियो सीरीज भी बना रहा हूँ, जिसमें कि हम गॉड के कॉन्सेप्ट को फिलोसफिकल एंड लॉजिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लोर कर रहे हैं। आप 3 डॉट पर क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।